गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस। कहने का मतलब ये था, आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट जो दोनों के रूप से कार्य करते हैं। तो हम सारे उपकरण को देखेंगे कि कौन कौन से उपकरण हैं जो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों के तरीके से कार्य करते हैं। साथ में हम लोग ये प्रैक्टिकली या सोचेंगे या देखने की समझने की कोशिश करेंगे क्या इस प्रकार के डिवाइसों के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कि हम लोग अक्सर कंप्यूटर के बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, या हम ये कह सकते हैं जो कंप्यूटर को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे बात नहीं करते हैं कि जो उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटर बच्चों की बात करते हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि वो लोग चीज़ों को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते ये किस प्रकार का डिवाइस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस को। इनपुट आउटपुट बोथ। हमारा इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस में पहली डिवाइस है हमारा मॉडेम। दूसरी डिवाइस है हमारा टच स्क्रीन। तीसरी डिवाइस है फैक्स। चौथी डिवाइस है हमारी मॉडेम हो गया, टच स्क्रीन हो गई, फैक्स हो गया, हेडसेट हो गया। तो ये हमारी क्या है, 4 डिवाइसेस ऐसी हैं जो हम लोग इनपुट आउटपुट बोथ के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से डिवाइस हम लोग अपने दैनिक जीवन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली अपने साथ इसको इसलिए जोड़ते हैं जिससे कि आपको एक बार ये याद हो जाए तो आप इसको भूल ना सकें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लेते हैं मॉडेम को लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉडेम को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। मॉडेम का पूरा नाम होता है, इसमें से हम उसको 2 भागों में बांट देते हैं, मॉड्यूलेटर डिम। तो यहाँ पर मॉडेम को हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलेटर, और इसको हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा डी मॉड्यूलेटर। तो इस प्रकार मॉडेम के हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कि हम लोग क्या करते हैं मॉडेम में रिसीव और सेंड करते हैं। कहने का मतलब है किसी चीज़ को भेज सकते हैं और किसी चीज़ को रिसीव भी कर सकते हैं। मॉडेम के उपयोग से हम लोग किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बातें कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब जब हम लोग इसमें किसी चीज़ को इनपुट देते हैं, सिग्नल को इनपुट देते हैं, एक्चुअली इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहाँ पर हम लोग जैसे हमारे कोई पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो वहाँ पर हमको नेट कनेक्शन चाहिए, तो हम लोग किसी भी कंपनी का नेट कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे BSNL का ले सकते हैं, एयरटेल का ले सकते हैं। तो इन सब के माध्यम को हम क्या है, ये एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग बिना कनेक्शन के या तार रहित माध्यम से हम लोग नेट चला सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव भी करते हैं, रिसीव और सेंड दोनों होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस करते हैं। इस प्रकार ये वर्क करता है। अगली डिवाइस हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारी है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम लोग देखते हैं
दैनिक जीवन में भी हमारा काफ़ी इसका उपयोग है। हम कहीं न किसी प्रकार से, चाहे पढ़े लिखे लोग हों या कॉम्पिटिटर कोई बच्चा हो, जो भी होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इन डिवाइसों का इस्तेमाल करता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस डिवाइस का हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग टच स्क्रीन में, टच स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैंकिंग के क्षेत्र में आएंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे एटीएम मशीन का, जहाँ कर हम लोग पैसे निकालने का काम करते हैं, ट्रांसफ़र का काम करते हैं। जैसे कोई यूज़र है या उपभोक्ता है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से एटीएम हमसे क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से बात करता है। तो वहाँ पर जब हम लोग अपने पासवर्ड को इंटर करते हैं या एटीएम कार्ड जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे ही हम लोग मशीन में लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मशीन में एक उस मैसेज को रीड करता है जो कि इनपुट रूप में होता है। फिर वो हमसे बात करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे विथड्रॉ बोलता है, ट्रांसफ़र बोलता है, बैलेंस इंक्वायरी करता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का आपको ऑप्शन देता है। फिर हम लोग उस स्क्रीन को देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कि हमें आउटपुट पे एटीएम मशीन में मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो हमें प्रोसेस करना होता है, जैसे हमको पैसे निकालने हैं, हमने क्या किया, वहाँ इनपुट कोड किया या इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया उसे। तो वहाँ पर हमने देखा कि जैसे विड्रॉल करना है पैसे, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। हमने क्या किया, एक तरीके से उसे इनपुट दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर एटीएम मशीन में प्रोसेसिंग चालू हुआ। प्रोसेसिंग के दौरान एटीएम मशीन को पता चला कि ये पैसे निकालने के लिए हमें कमांड दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो क्या किया, प्रोसेसिंग के उपरांत तो वहाँ से उसने फिर से आउटपुट दिया, आपको एक रिजल्ट दिया, परिणाम दिया कि ये पूछा कि भैया आपको कितने पैसे निकालने हैं। फिर हमने उसको जवाब में क्या दिया, इनपुट के रूप में कि हम जैसे आपको 1000 निकालने हैं या 10,000 निकालने हैं, तो हम लोग वहाँ पर देते हैं 1000 या 10,000 का कमांड दे देते हैं। तो वहाँ पर मशीन फिर प्रोसेसिंग करती है कि इस यूज़र को इतने पैसे चाहिए, तो क्या करता है, उसको काउंट करता है, फिर हमें पैसे निकाल देता है, फिर से क्या, आउटपुट के फॉर्म में। इस प्रकार हमारा टच स्क्रीन में एटीएम मशीन क्या करता है, वर्क करता है। इसी प्रकार से हम लोग इसी के अंतर्गत दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, दूसरा उपकरण ले लेते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है आपका, मोबाइल फ़ोन भी सेम इसी तरीके से काम करता है, टच स्क्रीन के तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोबाइल फ़ोन हमारा क्या होता है, इसमें भी हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को या किसी सॉन्ग को सर्च करते हैं या ब्राउज़ करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को कमांड करते हैं, चाहे सर्च इंजन पे हो, चाहे वेब ब्राउज़र पे, हम लोग देखते हैं, इनपुट देते हैं। तो वहाँ पर इनपुट के रूप में हम लोग कोई का टेक्स्ट दे देते हैं, कैरेक्टर दे देते हैं, अल्फ़ाबेट देते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। वो देखता है कि यूज़र हमारा या जो हमें इस्तेमाल कर रहा है वो क्या चीज़ सर्च करना चाह रहा है। तो वो प्रोसेस करके उस चीज़ को सर्च करके आपको लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने दे देता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, उसे देखकर एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट हमें मिल जाता है मोबाइल में। इस प्रकार हमारा मोबाइल भी क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों के तरीके से काम करता है। तो हमारा टच जो मोबाइल है हमारा टच स्क्रीन होता है, इसलिए हमने क्या रखा है, टच स्क्रीन के अंतर्गत रखा है। लेकिन ये डिवाइस किस प्रकार का है, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास मार्केट में टैबलेट भी आ चुके हैं, टैबलेट भी हमारे टच स्क्रीन होते हैं। इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं ये हमारा टच करने के बाद काम करती है, इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो टच स्क्रीन के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं एटीएम मशीन, दूसरा है हमारा मोबाइल फ़ोन, जो कि सभी मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे। जैसे आपके यहाँ कह सकते हैं टच स्क्रीन तो नहीं, जैसे आपका कीपैड मोबाइल है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता है। जैसे हम लोग कीपैड से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें कहाँ मिलता है, स्क्रीन पे मिलता है। अब यहाँ पर इनपुट, जैसे हमने किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लिया है, नाम बना लिया है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं कीपैड के माध्यम से नाम लिखकर, तो आउटपुट में उसका नाम आता है, फिर हम लोग उस पर इनपुट देते हैं तो कॉल लग जाती है। तो वो क्या है कि वहाँ पर है तो इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस, लेकिन टच स्क्रीन के अंतर्गत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन में ठीक एक एंड्रॉयड ले लेते हैं जो फुल टच स्क्रीन होता है, और एक
कीपैड मोबाइल ले लेते हैं। तो है दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस ही, लेकिन ये टच पैड नहीं है या टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, हमारा इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस के अंतर्गत ही आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेडसेट की। जो हमारा हेडसेट होता है, ये नॉर्मली आप लोग देखते हैं जो कॉल सेंटर पे जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा हेडसेट होता है उसमें माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों होता है। माइक्रोफोन के माध्यम से हम लोग आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड करते हैं और स्पीकर के माध्यम से हम लोग आवाज़ को सुन पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हेडसेट, ये हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कॉल सेंटर पे होता है। आप नॉर्मली अगर किसी मूवी को देखिए, जैसे कि आपका जहाँ पर फाइटर विमानों को दिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी इस चीज़ का उपयोग होता है। जो पायलट चालक होता है, मतलब प्लेन का, तो उसके पास भी आप लोग देखते होंगे कि हेडसेट होता है, वो उसमें बोल भी सकता है और उसके वॉइस को सुन भी सकता है। तो ये हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, हेडसेट है। आप लोग मोबाइल के साथ में जो हमारी लीड मिलती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग भी देखते हैं इसमें दोनों डिवाइसेस होती हैं। हम लोग हमारे जो ईयरफोन होता है उसमें बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी डिवाइसेस किसके अंतर्गत आ रही हैं, हेडसेट के अंतर्गत। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो मोबाइल है, मार्केट किसी भी कंपनी का आप लोग ले लीजिए, नॉर्मल सा मोबाइल या महंगा मोबाइल, सभी के साथ ईयरफोन मिलता है आपको, ईयरफोन। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर इसलिए आपको सारी चीज़ें इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े, चीज़ें आप समझ सकें कि हम लोग इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। जो डिवाइसेस का वो किस प्रकार के डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये डिवाइसेस किस प्रकार के डिवाइसेस हैं, बोथ डिवाइसेस हैं। जैसे कि आप लोग कभी मूवी का मैं इसलिए जिक्र किया कि आप लोग मूवी देखते हैं तो वहाँ पर पायलट लगाए रहते हैं, चाहे एयरबस हो चाहे जेट विमान हो, तो सभी पायलटों के पास ये चीज़ें होती हैं हेडसेट, जो कि हमारे दोनों माध्यम से काम करती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आगे फैक्स मशीन की। फैक्स मशीन, अब फैक्स मशीन क्या होती है, ये भी हमारी एक प्रकार की क्या है, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है। तो ये कार्य कैसे करती है, ये इनपुट आउटपुट है कैसे, हम लोग इसको समझते हैं। होता क्या है, फैक्स मशीन में हमारा स्कैनर भी लगा होता है, ठीक है। स्कैनर क्या करता है, जैसे कोई हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्कैन करके उसको रख लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी भी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है ये है, जो फैक्स मशीन है एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो कि हार्ड कॉपी की स्कैन कर कर और दोबारा हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो फैक्स मशीन हमारे किसके अंतर्गत आता है, इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस के अंतर्गत आता है। साथ में ही हम लोग देखेंगे कि ये अगर हम इसे मॉनिटर के साथ अटैच कर देते हैं तो ये हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी रखता है। तो ये हमारा क्या है कि एक प्रकार से किसी भी डिवाइस मतलब किसी भी दस्तावेज को इनपुट के रूप में सॉफ्ट कॉपी में रख सकता है, जो कि सॉफ्ट कॉपी हमारा क्या होता है, एक आउटपुट ही फॉर्म होता है। उसके बाद ही देखते हैं कि हमारा फैक्स मशीन और कई तरीक़ों से कार्य कर सकता है। जैसे हमें किसी दस्तावेज को, ठीक है, प्रतिलिपि कहीं भेजना है तो इसको हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से या किसी भी नंबर के माध्यम से, लैंडलाइन के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे समझने के लिए हम लोग समझ लें, जैसे फैक्स के माध्यम से हमें इलाहाबाद से या प्रयागराज से कह सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, प्रयागराज से किसी दस्तावेज को दिल्ली भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दस्तावेज को पहले स्कैन करेंगे, फिर दिए गए वहाँ पर फैक्स नंबर पर हम उस दस्तावेज को सेंड कर देते हैं या भेज देते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में मैसेज को टेक्स्ट करते हैं या लिखते हैं फिर उसको सेंड कर देते हैं एक नंबर पर या उपभोक्ता के पास, उसी प्रकार फैक्स मशीन में भी होता है। एक नंबर पर हम लोग उस चीज़ को, डेटा को क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। इस प्रकार फैक्स मशीन हमारा क्या है,
बोथ डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि जैसे कि जनरली आप लोग फैक्स मशीन नहीं देख सकते, कुछ ही दुकानों पर ये देखने के लिए मिलती है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का होता है दफ्तर, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, लगभग सभी जगह पर जहाँ पर कंप्यूटराइज हो चुका है फैक्स मशीन आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़े बड़े कॉलेजों में भी मिल जाती है, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रिंटर के माध्यम से ही लगभग सारे काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारी इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस के अंतर्गत होती है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं CPU। तो साथ में हम लोग CPU को भी पढ़ लेते हैं। आखिर CPU है क्या, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। CPU क्या है, कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि किसी भी कार्य को करने में हमारी मदद करता है। विदाउट CPU हमारा कंप्यूटर किसी कार्य का नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है हमारा CPU। CPU इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरली हम लोग जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं और बता देते हैं ये क्या है, हमारा CPU है। तो क्या CPU जो हमें आंखों से दिखाई देता है वही है। जनरली हम या कोई किसी की भी बात करें तो CPU हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास एक डिब्बा रखा रहता है कंप्यूटर के पास, जिसमें ऑन की होती है, USB होता है और फ्लॉपी डिस्क की होती है। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, CPU। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ को देख रहे हैं ये CPU नहीं होता है, ये क्या होता है, कैबिनेट होता है। जनरली भाषा में या साधारण शब्दों में हम लोग क्या समझें तो कोई भी एक व्यक्ति देखने के बाद इसे क्या बोलता है, CPU बोलता है। बोलना भी सही है एक तरीके से हमारा इसका CPU, क्योंकि होता क्या है इसमें, जब इसके अंतर्गत हम लोग सारे पार्ट लगाते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, एक कम्बिनेशन बनाता है, तो क्या हो जाता है, ये हमारा CPU कहलाता है। तो CPU को हम लोग और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले ये समझ लें कि ये CPU को हम लोग कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे CPU को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ALU, इसका पूरा नाम होगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है हमारा CU, कंट्रोल यूनिट। तीसरा है हमारा रजिस्टर। तो इस प्रकार से हमारे पास CPU के 3 भागों में बांटा जाता है। ये तीनों भाग के कम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। और CPU होता क्या है, हमारे मदरबोर्ड पर एक चिप लगी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलती हैं, ठीक है। तो वो हमारी चिप ही क्या होती है, CPU होती है, जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होती है। तो ये हमारा क्या है, जनरली भाषा में हम लोग इसको भी बोल देते हैं CPU। लेकिन CPU कहाँ होता है, ये हमारे इसके सिस्टम के अंदर होता है, जो कि एक चिप के माध्यम से इस तरीके से मदरबोर्ड पर लगी रहती है। तो हमारा जो CPU है ये होता है, जो कि हमारे किसी भी कार्य को प्रोसेस करता है। तो CPU कहाँ होता है, कैबिनेट के अंदर। जो हमारा ये सामने दिखता है ये क्या है, हमारा कैबिनेट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर CPU को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ALU है, CU है, रजिस्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्टर को। यार रजिस्टर क्या है, रजिस्टर जैसे नॉर्मली हम लोग किसी भी साधारण भाषा में इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक बनाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए रजिस्टर में एक रफ वर्क करते हैं। या एग्ज़ाम शीट में हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आंसर हम लोग आगे लिखते हैं, लेकिन रफ कार्य को हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे करते हैं। तो रजिस्टर भी क्या है, जब कंप्यूटर में हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो रफ कार्य को स्टोर करने के लिए वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रजिस्टर का। या हम कह सकते हैं कंप्यूटर किसका उपयोग करता है, रजिस्टर का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
रजिस्टर को मेमोरी बोलना अभी के लिए थोड़ा गलत लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा, रजिस्टर भी हमारे क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हो जाता है। हम यहाँ पर इसलिए मेमोरी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो वहाँ पर आपसे कोई ये पूछ सकता है ये कौन सी मेमोरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, रजिस्टर बोल रहा हूँ। तो रजिस्टर क्या होता है, एक प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होता है, या यूँ सकते हैं एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी ही है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्तमान का कार्य करते हैं या रफ वर्क करते हैं कि जो बाद में स्टोर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर को कहाँ उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर की बात करते हैं हम लोग सीयू की, कंट्रोल यूनिट की। तो सीयू हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुत ही मेन पावर होता है सीपीयू का। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य किसके कारण जीवित रहता है, तो हम लोग हार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को, पूरे नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन को, सभी जगह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यदि हमारा हार्ट फेल हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कार्यशील नहीं रहा या तो मर जाता है। इसी प्रकार जो हमारा सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमने कोई डेटा को इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी आपको ये चीज़ करना है, तो मैंने वहाँ पर कोई चीज़ दे दिया इंस्ट्रक्शन में, जैसे मैंने लिखा सर्च पे कोई चीज़, तो वहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया ह्यूमन, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले से दी गई डेटा जो स्टोरेज होते हैं, कमांड हमारे सिस्टम में पहले से स्टोरेज होते हैं, वो जाएगा वहाँ पर ह्यूमन का जो भी चीज़ें होगी उसे मतलब खोजने की कोशिश करता है, उसको खोज कर फिर से हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इन्होंने क्या खोजा है, ह्यूमन को खोजा है, जिसके कारण हमारा सिस्टम क्या होता है, पूरा कंट्रोल में रहता है और ये सारी चीज़ों को वहीं से करता रहता है। तो जो चीज़ हमें प्री कमांड दी जाती है सिस्टम में, या किसी कार्य को करना होता है, या किसी निर्देश को हमें कहाँ भेजना है, मॉनिटर के पास भेजना है, प्रिंट आउट के पास भेजना है, ये सारे कमांड किसके पास होते हैं, हमारे सीपीयू के पास, सीयू के पास, जिसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही ऐसी डिवाइस है जो हमारा क्या लेता है, डिसीजन लेता है किसको कहाँ जाना है, किस कमांड को हमें कहाँ पर भेजना है, प्रिंट आउट के लिए भेजना है कि मॉनिटर के लिए भेजना है कि इसे किसी अदर डिवाइस में भेजना है। तो ये कार्य किसका है, सीयू का है। ठीक है, इसको हम लोग हार्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का क्या है, हार्ड है, कहने का मतलब दिल है। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है, आप बेझिझक बोल सकते हैं सीयू को बोला जाता है। तो ये हमारा सीयू क्या है, कंप्यूटर का हार्ड है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एएलयू की। एएलयू क्या है, हमारा एक ऐसा तार्किक या लॉजिकल यूनिट होती है जहाँ पर हम लोग सारी प्रक्रियाओं को करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सीपीयू क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, जिसके कारण किसी भी कार्य को उसमें प्री डिफाइंड हम लोग कर सकते हैं, या पहले से स्टोरेज होता है। ठीक है, अब एएलयू की बात करते हैं। एएलयू हमारा कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी तार्किक गणनाएं कर सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो भी चीज़ें हमारी तार्किक गणनाएं होगी वो सारे किसके अंतर्गत होती हैं, एएलयू के अंतर्गत होती है, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कभी कभी आपसे कंप्यूटर में पूछ लेता है, ठीक है, कि कंप्यूटर में एएलयू का क्या कार्य होता है, या एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए कि एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसका कि हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं, तार्किक गणनाओं के लिए करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस में। पहले हम लोगों ने दोनों को पढ़ा, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, सीपीयू को समझा और पढ़ा कि सीपीयू कितने पार्टों में भागा जा सकता है। तो सीपीयू को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर के जो मेन पार्ट थे उन सिस्टमों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। तो इसी के तरीके से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुआ। जैसे हम लोगों ने सिस्टम को स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट
सिस्टम से। तो जैसे कंप्यूटर का मेन भाग क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है और सीपीयू होता है। इसलिए हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा समझा और इसको देखा किस तरीके से इस पर कार्य किया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अगले लेक्चर में कि कंप्यूटर के जनरेशन क्या है, कितने पीढ़ियों में कंप्यूटर को बांटा गया है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। हमको इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है या विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ विद्या प्लस में जुड़े रहिए। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है या हमारी पढ़ाई की चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।